जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज के बारे में। ह्यूमन हेल्थ डिजीज का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ और डिजीज का मतलब है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेल्थ क्या है या डिजीज, तो आपके मन में हो सकता है डिजीज का अर्थ क्या, जिसको डायरेक्टली आप लोग कहते हो बीमारी, बट बीमारी तो उसका हिंदी है ना, मतलब क्या है? तो मैं बताता हूँ आपको इसका पूरा मीनिंग। डिजीज जैसे कि अभी मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खास नहीं रहा, नॉर्मली मैं अपनी एक्टिविटीज को कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा अगर जब मुझे मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो जाए, मैं ऐसे करने लगूं, मेरे नाक बहने लगे, है ना, या फिर मेरे बाल झड़ने लगे अचानक से, ठीक, या फिर मैं बोलते बोलते रुक जाऊं, शॉक करे, गिर जाऊं, तो ये तरह के नॉर्मल स्टेट से एबनॉर्मल स्टेट हो सकता है। कोई भी मेरा नॉर्मल स्टेट से एबनॉर्मल स्टेट होगा तो हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। जो भी स्थिति में आप नॉर्मली जी रहे हो, उस नॉर्मल स्थिति से अगर आप कोई भी अबनॉर्मल स्टेट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डिजीज। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे एकदम सामने लिखी हुई है कि एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट which causes discomfort, physical disability of living being is called disease. Is called disease. तो ये बात एकदम सीधी सी है कि अगर आप नॉर्मल स्टेट में अभी जी रहे हो, आपको ना ही सिर दर्द हो रहा है, ना ही पेट दर्द हो रहा है, ना ही आपको बार बार छींक आ रही है, ना ही आपका नाक जाम, तो ये आप नॉर्मल स्टेट हो। ये किसी भी लिविंग बीइंग के लिए ये नॉर्मल स्टेट होता है और ये इसी नॉर्मल स्टेट में जब जीता है तो आदमी कहलाता है कि भाई उसको बीमारी नहीं हुई। लेकिन इस नॉर्मल स्टेट से अगर आपको सर दर्द होने लगे, पेट दर्द होने लगे, बुखार आ जाए, तेज से डायरिया हो, तो ये सारे स्टेट आपके नॉर्मल स्टेट से क्या कर देता है, आपको एबनॉर्मल कर देते हैं। आप लोग अस्थिर नहीं रहेंगे, एकदम बेचैन हो जाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कहते हैं डिजीज। इस चीज को आपको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये डिजीज तो समझ में आ गया। डिजीज कितने टाइप के होते हैं, किन किन कारणों से डिजीज हो सकता है, ये चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्दी या हेल्थ का मतलब हेल्दी से हम लोग जैसे बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग के दिमाग में जस्ट आ जाता है कि जिसको बीमारी नहीं है। जैसे आपने जस्ट मैंने हेल्दी पूछा तो आपके दिमाग में यही आया होगा, हेल्दी कौन होगा? हेल्दी वो होगा जिसके अंदर बीमारी नहीं होती। ये सबका ही सोचना होता है, लेकिन क्या ये सही है सोचना? बिल्कुल ही नहीं। हेल्दी हम लोग सिर्फ बीमारी के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते। मान लो जिसको बीमारी नहीं है लेकिन वो सोशली फिट नहीं है, जैसे कि अगर वो समाज में बैठता नहीं है, बतियाता नहीं है, खेलता नहीं, कूदता नहीं है, अकेले एक रूम में कैद है, इसका मतलब वो पढ़ाकू है, ऐसा नहीं, ठीक है? मतलब अकेले एक रूम में कैद है तो वो हेल्दी नहीं है। या फिर वो उसको बीमारी है तो भी वो हेल्दी नहीं है, या फिर वो मेंटली ठीक नहीं है, मतलब कि वो सब कुछ कर रहा है बट वो दिमागी तौर पे एकदम परेशान है, किसी परेशानी, किसी चीज को लेके, किसी एक्स को लेके, किसी वाई को लेके, किसी जेड को लेके, किसी पढ़ाई को लेके, किसी एग्जामिनेशन को लेके। देखो, चिंतन करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। तो वेलबींग, मेंटली वेलबींग होना चाहिए। आप चिंतन कर सकते हो बट आपको चिंता नहीं करने की बहुत ज्यादा, समझे? तो इस चीज को कहते हैं हम लोग कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फिजिकली, कोई ह्यूमन बीइंग फिजिकली, सोशली और मेंटली वेलबींग है, बहुत सही है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि वो हेल्दी है, अदरवाइज हम लोग उसे हेल्दी नहीं कहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अगर किसी को इसमें फिर से डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कि डिजीज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा। तो जो डिजीज है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और बोर्ड क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। नीट जो हमारा एग्जामिनेशन है मेडिकल के लिए, या फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहें, बीडीएस करना चाहें, डेंटल डॉक्टर बनना चाहें, आयुर्वेदिक, यूनानी कुछ भी करना चाहते हैं, या नर्सिंग भी करना चाहते हैं, तो नीट के एग्जामिनेशन से आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत कम फीस होती है और अच्छा है। नीट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अगर मार्क्स की हम लोग बात करेंगे तो करीबन हो जाएगा ये कितना, 8 से 12 मार्क्स।
एक एक मार्क्स नीट के एग्जामिनेशन में आपके हजारों हजारों रैंक का डिफरेंस दे सकता है। तो आपको हर बार एक भी क्वेश्चन को या एक मार्क्स को भी मतलब कि छोड़ना नहीं है। आपके एक क्वेश्चन में एक मार्क्स अगर गलत हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मार्क रिजल्ट में आप हजारों रैंक पीछे जा सकते हैं अगर आप एक मार्क्स कम है। अगर एक मार्क्स ज्यादा आ गया तो आप हजारों रैंक आगे जा सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स कितने होंगे? 8 से 12 के करीब हो जाएगा। ठीक, इतने मार्क्स का डिफरेंस मार्क्स आते हैं। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। बोर्ड्स में, बोर्ड्स स्पेशली बीएससी या सीबीएसई की हम लोग बात कर लें तो इस चैप्टर से एड्स, कैंसर या फिर मलेरिया, ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जा सकते हैं, फिर अल्टरनेट ईयर्स में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी से क्वेश्चन होता है। ये 4 टॉपिक बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछा जाता है। और ये अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं, तो बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस चैप्टर में, तो आपको बस एनसीईआरटी से पूछेगा, ये याद रखना। डिजीज में क्या है? डिजीज में आप देखोगे, डिजीज 3 तरह से हो सकता है। देखिए, अगर आप कहीं गए, कहाँ गए? मान लीजिए आप चले गए अपने नानी घर, और नानी घर में मामा को खांसी हुई थी, मामा को कुछ खा रहे थे, आपको भी पसंद आएगी, मुझे भी खाने भाई, तो मामा तो मना कर रहे थे, बट आपने उनसे छीन के खा लिया। तो अगले दिन क्या हुआ? आप भी छींकने लगे, खांसने लगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपने देखा कि आपके मामा को जो बीमारी थी वो बीमारी आपने खांसी वाली, ठीक है, कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीमारी है ये क्या हुआ? कम्युनिकेबल। क्यों कम्युनिकेबल हुआ भाई? कम्युनिकेबल या फिर आप इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि ये बीमारी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है, या ये अकेले मतलब कि बिना किसी वेक्टर के थ्रू जा सकता है, या फिर वो वेक्टर के थ्रू भी जा सकता है। मतलब कि ये हो सकता है किसी मच्छर के काटने से बीमारी फैल रही हो, या फिर आप डायरेक्टली किसी डिजीज आदमी का कोई भी जूठा पानी, जूठा खाना, उसका टॉवल, उसका सोप यूज करो तो आपको बीमारी हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी, आप कैंसर हो गया किसी घर में, तो उससे दूर जाने की बात नहीं है, उससे बहुत ही ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप कैंसर पेशेंट के साथ खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डायरेक्टली डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है तो क्या कहलाएगा? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप लोग क्या देखेंगे? जैसे आप कैंसर देख सकते हैं ना, या फिर डिफिशियंसी डिजीज। मान लीजिए कि प्रोटीन की कमी से मेरे बोन्स में कोई बनावट है, या फिर विटामिन के की कमी से मेरे बाल झड़ने लगे, तो ये बीमारी सिर्फ मेरे तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ बैठोगे, खाओगे, या फिर मेरी क्लास में बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा। नहीं, प्रोटीन की कमी किसमें? मेरे बॉडी में, ना कि आपके बॉडी में। तो ये डिफिशियंसी डिजीज जो होंगे वो भी नॉन कम्युनिकेबल होंगे। लेकिन अगर मुझे छींक आ रही है, मुझे मतलब कॉमन कोल्ड हुआ है ना, मुझे कॉमन कोल्ड हुआ है, या फिर मुझे टाइफाइड हुआ है, तो ये बीमारी हो सकती है। या फिर मुझे कोरोना हो गया, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकते हैं। डिफिशियंसी डिजीज में जैसे मरसमस हो सकता है, क्वासी वर्कर हो सकता है ना, इस तरह के डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं। या फिर आपको किसी चीज से एलर्जी है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल में आती है। परफ्यूम से अगर कोई प्रॉब्लम मुझे, तो जरूरी नहीं कि आपको भी होगी। लास्ट है, अभी तक आपने देखा कम्युनिकेबल, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो किसी एक ही आदमी में रहेगी, और लास्ट आप देखो
कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब कि वो जेनेटिकल है। जेनाइटल मीन्स क्या? जेनेटिकल। जेनेटिकल मतलब कि जीन से आता है, मतलब कि जीन, मेरे अंदर जीन कहां से आएगा? मेरे माता पिता से। उनके अंदर जीन कहां से आएगा? उनके माता पिता से। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि ब्रिटिश फैमिली में जो विक्टोरिया खानदान में एक बीमारी कॉमन है, हेमोफीलिया की बीमारी। हेमोफीलिया बीमारी क्या होता है कि अगर मेरा हाथ कट गया और कट जाने के बाद से क्या होगा कि उससे खून बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा। ये एक बीमारी है। लेकिन हम, मेरा नॉर्मल आदमी का हाथ कट जाता है, खून कुछ देर में बंद हो जाता है बहना। तो हेमोफीलिया जो डिजीज है, जैसे एग्जांपल में आप क्या लोगे? हेमोफीलिया, है ना। हेमोफीलिया में आपका ये कॉन्जेनिटल है, माता पिता से बच्चों में आ सकता है, बच्चों से उनके बच्चों में जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ बैठा हूँ, खा पी रहा हूँ, तो मुझे भी हो जाएगा, जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि इनके माता पिता से बच्चों में जाने के चांसेस होते हैं। मैंने कहा चांसेस, इस चीज को मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें समझ में आ जाएगा क्यों मैंने चांसेस कहा। क्योंकि होने वाले बच्चों में जरूरी नहीं कि सारे बच्चों में हेमोफीलिया हो, कुछ में हो सकता है। हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना, या फिर क्लिफेंटर सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे जो डिजीज है, ये सारे डिजीज कॉन्जेनिटल होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, ये सारे डिजीज क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं। तो इस तरह से आपने कितने डिजीज? कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और कॉन्जेनिटल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपको जब भी कोई डिजीज पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म किसी बीमारी का क्या होगा। फिर आपको याद रखना पड़ेगा उसका इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद से आपको याद रखना होगा उसका सिम्टम्स, और उसके बाद से आपको अगर रेमेडी दिया हुआ है तो आपको रेमेडी, उसका इलाज चार देना होगा, याद रखना है, ठीक है। और ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? याद रखना है। कॉजल ऑर्गेनिज्म, कोई बीमारी किस कारण से हुई। जैसे अगर हम लोग राइनो वायरस की बात करें तो राइनो वायरस कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, है ना। तो कॉमन कोल्ड जो बीमारी है, कॉमन कोल्ड बीमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? कॉमन कोल्ड बीमारी होती है हमारा राइनो वायरस की वजह से, ठीक है। तो राइनो क्या है? वायरस या बैक्टीरिया, इसके नाम के आगे ही लिखा हुआ है वायरस, तो आप ध्यान रखो कि वायरस है। तो राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो सकता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका हो जाता है लगभग 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन में ये अपना असर दिखाने लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या कि अगर कोई वायरस मेरे शरीर में आ जाए तो क्या वो आज ही लक्षण दिखाएगा मेरे शरीर में, या फिर वो अपने रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ाएगा? तो आपको सही जवाब देना है, आपको बताना है कि वो आज ही लक्षण तो नहीं दिखाएगा जिस दिन मेरे शरीर में है। हो सकता है कि उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 से 7 दिन लग सकता है। अगर राइनो वायरस है तो 6 से 7 दिन में वो अपनी संख्या बढ़ा लेगा, फिर मुझे उसके लक्षण आने लगेंगे। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कितने दिन में वो तैयार होकर अपने लक्षण दिखाएगा। सिम्टम्स मतलब लक्षण, कौन कौन से लक्षण होंगे? तो लक्षण होंगे मेरा नेजल कंजेशन, ठीक है। नेजल कंजेशन मतलब नाक जाम हो जाएगा, है ना, और नाक जाम हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, कफ हो जाएगा, ठीक है, कफ हो जाएगा। देखो, नेजल कंजेशन, नाक जाम हो जाएगा, कफ हो जाएगा। फिर मुझे हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये लक्षण होंगे, नाक जाम हो गया या फिर बहुत ज्यादा नाक बहने लग जाएगा, फिर कफ हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नाक तो रेयरली बहता है बट नाक जाम हो जाता है। ये कौन से ऑर्गन को डैमेज करेगा? ये कभी भी हमारे ट्रैकिया को और जो पासेज है नाक को, और जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज है जैसे ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, इन सबको करेगा।
कभी भी वो लंग्स को जाके डैमेज नहीं करता है। राइनो वायरस कभी भी लंग्स को डैमेज नहीं करेगा। तो किस किस को डैमेज करता है? वो हमारे ट्रैकिया को और फिर रेस्पिरेटरी पैसेज का ना। ट्रांसमिशन का तरीका जो होगा, कंटामिनेशन मतलब कि जिस चीज को मैंने खाया, छुआ, उसको अगर आप लोग भी छूते हो, खाते हो, तो फिर वो चीज वो वायरस आपके अंदर भी चला जाएगा। या फिर एयर ड्रॉपलेट्स है ना, एयर ड्रॉपलेट। तो अगर मैंने छींक दिया तो मेरे छींकने से जो एयर ड्रॉपलेट्स है आप तक पहुंच जाएंगे, तो फिर हो जाएगा आपको। और हम लोग देख लेते ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड है। ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होगा हमारा ऑर्गन नोज हो जाएगा और रेस्पिरेटरी पैसेज। ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज हुआ ना, ट्रैकिया हो गया, हाँ, तो इसको लिख लेना रेस्पिरेटरी पैसेज। नहीं समझे? तो ये इंपॉर्टेंट था। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड को कॉज करता है, 3 से 7 दिन में अपनी संख्या बढ़ा लेता है। नेजल कंजेशन, कफ, कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स आएंगे। कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? नोज को अफेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी पैसेज को, मतलब ट्रैकिया और ब्रोंकियल्स को। कभी भी वो लंग्स को डैमेज नहीं करेगा। नो लंग्स है ना, नो लंग्स अफेक्टेड, लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स आपने देख लिया। ट्रांसमिशन या कंटामिनेशन या एयर ड्रॉपलेट के थ्रू वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डिजीज है वो हमारे पास क्या है? टाइफाइड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड को हम लोग इंटरेक्ट फीवर के नाम से जान सकते हैं। फीवर। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसका क्या है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कभी भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं और उसको तिरछा इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर ये हमारे शरीर में आ जाता है तो फिर हमें लगभग इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होगा। 1 से 3 दिन में ये अपने असर दिखाने लगता है, ठीक है। 1 से 3 दिन में ये अपना असर दिखाने लगता है। ये इसके पीछे एक कहानी है कि सबसे पहले एक बार एक मैरी नाम की एक लेडी थी, वो घरों में जाके खाना बनाया करती थी। जैसे वो घरों में जाके खाना बनाया करती थी तो फिर वो उसको टाइफाइड हो गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको टाइफाइड बीमारी है। और फिर वो एक घर से दूसरे घर में उस खाने को पूरी तरह से फैलाते चले गए। तो इस तरह से बहुत सारे और लोग घर में उसने खाना बनाया और धीरे धीरे वो पूरी बीमारी दूसरे और लोगों तक भी पहुंच गई। ये किस तरह से फैल सकता है? ये कंटामिनेशन से, जैसे वो कंटामिनेशन से फैलेगा, जो कि जूठा खाने से ना, इससे सब चीजों से, कंटामिनेटेड चीज से। और इसका सिम्टम्स क्या होगा? इसका सिम्टम्स हो जाएगा हाई फीवर होगा। हाई फीवर के बाद से क्या होगा? हाई फीवर के बाद से उसको हेडेक होगा। हेडेक के बाद से डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं, हाई फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स।
इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है पता लगाने के लिए कि उसको टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। उसको हम लोग कहते हैं विडाल टेस्ट। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। तो विडाल टेस्ट किसके लिए? विडाल टेस्ट है आपका टाइफाइड के लिए। इसके अलावा भी आज के समय में बहुत सारे पीसीआर हैं जो कि टाइफाइड के लिए चेक किया जा सकता है, लेकिन विडाल टेस्ट सबसे पहले टेस्ट हम लोग ने यूज किया था टाइफाइड के लिए। तो आप लोग इसको याद रखोगे क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। और ये बैक्टीरिया है वो आपको स्टूल में या फिर यूरिन में निकलते हैं। तो हम जो भी स्टूल करते हैं अगर उसको हम लोग प्रॉपरली उसको सैनिटरी ठीक से नहीं करते, उसको ठीक से नहीं डिस्पोज करते हैं, साधारण भाषा में अगर हम बाथरूम में लैट्रिन में नहीं जाते हैं तो फिर खुले में शौच करते हैं तो फिर वो बीमारी ज्यादा फैल सकती है टाइफाइड। तो इन सब बातों का ख्याल रखोगे। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, 3 से 3 दिन तक वो इंक्यूबेट कर जाता है, अपनी संख्या बढ़ा देता है। कंटामिनेशन, जूठा खाना या फिर उसका चीजों को उपयोग करने से ये बीमारी फैलती है। सिम्टम्स क्या होगा? हाई फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग आ सकता है। टेस्ट कौन सा करेंगे इसके लिए? विडाल टेस्ट। होप सो की चीजें यहाँ पे समझ में आई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर को, इस टॉपिक्स को समझने में, तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और लाइव क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक करो और लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट क्लासेस एंड more interesting videos. Thank you for watching.